हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 12 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो एंड तक इस क्लास को जरूर फॉलो कीजिएगा आप सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर ऋषि द्रोण का आश्रम है। देखिए, ऋषि द्रोण का आश्रम किस स्थान पर है? दूनागिरी में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, दूनागिरी जो है ये किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा जिले में। दूनागिरी अल्मोड़ा जिले में एक पौराणिक पर्वत शिखर का नाम है। और इसके अन्य नामों की अगर हम बात करें तो द्रोण, द्रोणगिरी, द्रोण पर्वत, दूनागिरी, द्रोणांचल पर्वत सभी इसी पर्वत के अन्य नाम हैं। और समुद्र तल से इसके हाइट की अगर हम बात करें तो समुद्र तल से 8,000 फुट की ऊंचाई पर इसी पर्वत पर माँ वैष्णवी का प्राचीनतम शक्तिपीठ मंदिर है। और इसको अब कुमाऊनी बोली या भाषा में माँ दूनागिरी के नाम से जाना जाता है। और देखिए, दूनागिरी जो है ये माँ वैष्णवी शक्तिपीठ मंदिर का पुनर्निर्माण कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक सुधार देव, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूनागिरी माँ वैष्णवी शक्तिपीठ मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक सुधार देव ने करवाया था। कब करवाया था? 1318 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपसे पूछा जाए कि दूनागिरी माँ वैष्णवी शक्तिपीठ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था, तो कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक सुधार देव ने 1813 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और दूनागिरी से 5 किलोमीटर आगे, दूनागिरी से 5 किलोमीटर आगे पांडवकालीन का एक रहस्यमयी स्थान कुकुछिना है। एक रहस्यमयी स्थान है जिसका नाम है कुकुछिना, जहाँ पर कई वर्षों से एक आश्रम है और जहाँ समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान आदि होते रहते हैं। और इस आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं ये समय समय पर होते रहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ऋषि द्रोण का जो आश्रम है ये दूनागिरी में स्थित है और दूनागिरी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस त्योहार में कौवों को बुलाया जाता है और उन्हें मीठे आटे से तैयार किए गए घुघते खिलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मकर जो संक्रांति है वो तो हमारे उत्तराखंड में मनाई जाती है और स्पेशली कुमाऊं में तो मनाई ही जाती है। तो देखिए, कौन सा ये त्योहार है? ये है घुघुतिया त्योहार, यानी कि मकर संक्रांति के दिन होता है ये घुघुतिया नामक त्योहार। और घुघुतिया त्योहार को काले कौवा त्योहार कहा जाता है। और मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं में टेढ़े मेढ़े आटे के घुघुतिया बनाए जाते हैं। और इसे गढ़वाल में क्या कहा जाता है? इसको गढ़वाल में खिचड़िया संक्रांत भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और इस दिन खिचड़ी खाने का रिवाज है ना, तो इसलिए इसको खिचड़िया संक्रांत भी कहा जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो उत्तराखंड के जो लोग हैं स्पेशली कुमाऊं के, उन लोगों को तो पता ही होगा कि घुघुतिया जो त्योहार है वो किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखिएगा, उत्तरांचल वानिकी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है?
तो देखिए उत्तरांचल वानिकी प्रशिक्षण अकादमी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुगुणा समिति किससे संबंधित है। देखिए बहुगुणा जो समिति है ये संबंधित है औद्योगिक विकास हेतु। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 8 जुलाई 2001 को 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और इसके बाद 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल स्थायी रूप से बर्फ से ढका है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत, 18% जो क्षेत्रफल है ये स्थायी रूप से बर्फ से ढका है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 9 सितंबर 1972 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक भारतीय संसदीय अधिनियम है जो पौधों तथा जंतुओं की प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान और 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र है। इन सभी चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 7 वन्यजीव विहार है, 4 संरक्षण आरक्षित है, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है और 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या है। आपको बताना है कि राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान जरूर रखिए। राज्य कमल है ब्रह्मकमल, आप सभी को पता है, और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ब्रह्मकमल जो है ये राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। और इसके वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसूरिया अविलेटा। सोसूरिया अविलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ब्रह्म कमल की अन्य प्रजाति कौन कौन सी है, देखिए फेन कमल, इसके अलावा कस्तूरबा कमल जो कि राज्य में मिलते हैं, इसकी अन्य प्रजातियां हैं फेन कमल और कस्तूरबा कमल। और देखिए ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम अक्सर पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा, तो इसका स्थानीय नाम क्या है, कौल पदम। ध्यान रखिएगा, कौल पदम इसका स्थानीय नाम है। ब्रह्म कमल की विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, ये पूछा जाए आपसे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो विश्व की बात करें तो ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि राज्य की बात करें तो 24 प्रजातियां राज्य में पाई जाती है, उत्तराखंड राज्य में। और ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। और इसके फूलों के जो खिलने का समय होता है ये कब से कब तक, जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। यानी कि आजकल ये फूल खिल रहे होंगे, तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच इनके फूलों के खिलने का समय होता है ब्रह्म कमल का। और ब्रह्म कमल के पौधों पर एक वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में केवल एक ही बार पुष्प आता है। ब्रह्म कमल पौधों की जड़ों को पीसकर हड्डी के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है, तो ये मेडिकली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्रह्म कमल की जो पौधे की जड़ें होती हैं इनको पीसकर हड्डी उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंचाई
के घने देवदार, फर, भोजपत्र और बुरांस आदि में कस्तूरी मृग पाया जाता है। देखिए हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंचाई के घने देवदार, फर, भोजपत्र और बुरांस आदि के वृक्षों में कस्तूरी मृग पाया जाता है, ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3600 मीटर से 4400 मीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है और वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइस्टोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। और कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 4 प्रजातियां इसकी उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। और कस्तूरी मृग बहुतायत में देखिए केदारनाथ में, इसके अलावा फूलों की घाटी में, पिथौरागढ़ में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी में भी कस्तूरी मृग जो हैं ये बहुतायत में पाए जाते हैं। और कस्तूरी मृग की जुगाली कस्तूरी मृग जो है इसको जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। और इसकी औसत आयु की अगर हम बात करें तो लगभग 20 वर्ष इसकी औसत आयु होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई, तो कब की गई? कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए वर्ष 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। और देखिए महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब की गई? वर्ष 1977 ईस्वी में की गई, जो कि किस जिले में स्थित है? बागेश्वर जिले में स्थित है। ये भी ध्यान रखेंगे। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो बागेश्वर में स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। और ये भी आपके कस्तूरी मृग से ही रिलेटेड अनुसंधान संस्थान है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और अस्कोट वन्यजीव विहार या अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आपके पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़ में स्थित है अस्कोट वन्यजीव विहार, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला देखिएगा गौला नदी पर बसा नगर है। देखिए गौला नदी पर कौन सा नगर बसा है? इसमें से हल्द्वानी नगर गौला नदी पर बसा हुआ है। हल्द्वानी गौला नदी के तट पर स्थित राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। और हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण यहाँ का नाम जो है वो हल्द्वानी पड़ा था। यहाँ पर हल्दू पेड़ों की अधिकता पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा था। और प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो प्राचीन नाम इसका क्या था? बमोरी। बमोरी इसका प्राचीन नाम था। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 ईस्वी में किसने? विलियम ट्रेल ने किया था। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाए कि हल्द्वानी जो आधुनिक हल्द्वानी है इसका निर्माण किसने किया था, तो विलियम ट्रेल ने आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किया था। कब किया था? 1834 में। और देखिए वर्ष 1901 में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और वर्ष 1902 में इस सनातन धर्म सभा का निर्माण हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आगामी एग्जाम की दृष्टि से, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया था और हल्द्वानी राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के मुद्रणालय कहाँ स्थित है? देखिए उत्तराखंड राज्य के मुद्रणालय की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर? रुड़की में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा मेला थारू लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है? देखिए थारू जनजाति के लोगों के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है इनमें से कार्तिक पूर्णिमा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए उधम सिंह नगर जिले में मुख्य रूप से खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंजी में 141 गांवों में निवास करने वाला थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड
व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है और सामान्यतः थारुओं को किरात वंशी माना जाता है, जो कई जातियों एवं उपजातियों में विभाजित है। और इनमें से कार्तिक पूर्णिमा जो है, इनका एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है, मेला होता है और त्योहार भी कह सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का जो त्योहार है, ये लोग थारू जनजाति के लोग मनाते हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन उत्तराखंड की अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है। देखिए, उत्तराखंड की अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है पारचा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, ब्लिट्ज के संपादक कौन रहे। देखिए, ब्लिट्ज की अगर हम बात करें तो उसके संपादक रहे नंद किशोर नौटियाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, नंद किशोर नौटियाल वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष तथा नूतन सवेरा के संपादक थे और वे हिंदी ब्लिट्ज के संपादक भी रह चुके हैं। और देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का मानक साहित्य वाधस्पति पुरस्कार इन्हें मिला था, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का मानक साहित्य वाधस्पति पुरस्कार इन्हें मिला था, किसको? नंद किशोर नौटियाल को। और वर्ष 1981 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1981 शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, इसके अलावा हिंदी पत्र लेखक संघ पुरस्कार, परहित सेवा संघ मुंबई द्वारा 2009 में, इसके अलावा देखिए गणेश स्मृति पत्रकारिता सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो 1981 शास्त्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, हिंदी पत्र लेखक संघ पुरस्कार, परहित सेवा संघ मुंबई द्वारा 2009 गणेश मंत्री स्मृति पत्रकारिता सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस योजना में गर्भवती महिलाओं को निशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है? तो ये कौन सी योजना है? ये है आपकी वंदे मातरम योजना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। वंदे मातरम योजना 9 जनवरी 2004 को शुरू हुई थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क उपचार दिया जाता है। तो गाइस, आज की ये क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्लास को आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसके अलावा आप सभी को आज रात को 8 बजे फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम भी आपका जल्दी होने वाला है, तो फॉरेस्ट गार्ड की क्लास को भी आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और उत्तराखंड पुलिस वाले भी, जो लोग उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग भी फॉरेस्ट गार्ड वाली क्लास भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस सीरीज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिए गए हैं। करंट अफेयर्स उसमें मेंशन की गई है, साथ ही साथ जीके जीएस भी उसमें मेंशन किया गया है। तो उस क्लास को आप सभी लोग भी जरूर फॉलो कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्लास है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी, तो ज़रूर देखिएगा उस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग स्टडी विद एम के द्वारा आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी महत्वपूर्ण सीरीज़ यहाँ पे दी जा रही है, तो आप सभी लोग लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को स्टडी विद एम का सपोर्ट करना है, शेयर जरूर कीजिएगा। अगला देखिएगा, गढ़वाली पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? गढ़वाली पत्र की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से? देहरादून से प्रकाशित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, गढ़वाली समाचार पत्र गढ़वाल के शिक्षित वर्ग के सामूहिक जो प्रयास है उससे प्रकाशित हुआ था और गढ़वाल में राजनीतिक व सामाजिक चेतना के लिए वर्ष 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई और गढ़वाल यूनियन ने ही वर्ष 1905 ईस्वी में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कब इसका प्रकाशन हुआ? वर्ष 1905 ईस्वी में। और किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया पूछा जाए तो गढ़वाल यूनियन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई पूछा जाए तो वर्ष 1901 में इसकी स्थापना हुई। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ आपको इतने सारे पॉइंट मिल जाते हैं, तो एक क्वेश्चन बताने को तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाता है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं तो एक ही क्लास में आपके लगभग 100 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो इस क्लास को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, या फिर अगर आप कोई अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी लोग एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा इस क्लास को। और देखिए, गढ़वाली
समाचार पत्र जो है इस पत्र के प्रकाशन जो है इस पत्र के प्रकाशन में पंडित विशंबर दत्त चंदोला की भूमिका रही थी। ये ध्यान रखेंगे, इसके प्रकाशन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही पूछा जा सकता है। और गढ़वाली समाचार पत्र प्रारंभ में पाक्षिक था, ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में ये पाक्षिक पत्र था, और लेकिन इसको वर्ष 1913 में इसे क्या बना दिया गया, साप्ताहिक बना दिया। पहले ये पाक्षिक पत्र था, बाद में वर्ष 1913 में से साप्ताहिक पत्र बना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। भूटान में उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? देखिए, भूटान में उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? भोटिया जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखिएगा, उत्तराखंड के किस वन्य जीव राष्ट्रीय पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है? देखिए, हिम तेंदुआ कहाँ पर, किस राष्ट्रीय उद्यान में? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में या गोविंद राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो वर्ष 1980 में इसकी स्थापना की गई, और यह उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से इस उद्यान का संचालन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, भूरा भालू, कसूरी मृग, हिम तेंदुआ, इसके अलावा भरल, थार, काला भालू तथा ट्रेगोपान, कलीज, मोनाल, कोकलास आदि पशु एवं पक्षी जो हैं ये मुख्य आकर्षण हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कालिदास द्वारा वर्णित कण्वाश्रम किस नदी तट पर था? देखिए, कालिदास द्वारा वर्णित किया गया है कण्वाश्रम, जो कि किस नदी के तट पर? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, कण्वाश्रम जो है ये कहाँ पर, किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ था। और कण्वाश्रम जो है ये हेमकूट व मणिकूट, ध्यान दीजिएगा, हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है तथा मालिनी नदी के तट पर ये स्थित है। और वर्तमान में कण्वाश्रम का जो नाम है वो क्या है? चौका घाट। वर्तमान नाम इसका चौका घाट है। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की, और यहीं मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की इन्होंने रचना की। और महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम क्षेत्र को क्या कहा था? किसलई प्रदेश कहा था। ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कण्वाश्रम विद्यापीठ राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए भी जाना जाता है, और यहीं राजा भरत का जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि आपका जो कण्वाश्रम है वो निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन में दे दिए जाएंगे दुष्यंत व शकुंतला प्रेम प्रसंग से, और भरत से, इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम से, या कुछ और पॉइंट दे दिए जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है ये किससे संबंधित है और किससे नहीं है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से भी संबंधित है, इसके अलावा दुष्यंत शकुंतला प्रेम से भी संबंधित है, राजा भरत के जन्म से भी ये स्थान संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किन फल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने लीची जोन में सम्मिलित किया है? तो देखिए, भारत सरकार ने लीची जोन में सम्मिलित किया है। किसको किया है? नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, सभी को किया है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सीरीज का, उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम जो है इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 24 मार्च 2004 में की गई।
ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, और आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया आज की इस क्लास में। और आप सभी को प्रैक्टिस सेट भी स्टडी विद एम के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट भी आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।